नाजरीन, ऐसी क्या छोटी सी गलती हुई जिससे दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल डार्क वेब किंग तक पुलिस पहुंच गई। डार्क वेब किंग का लाइफस्टाइल क्या था? क्या डार्क वेब किंग को पकड़ने के बाद पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया? ये सब दिल दहला देने वाले हकाइक जानिए आज की इस दिलचस्प वीडियो में। वेलकम बैक टू अमार इंफॉर्मेटिव। नाजरीन, बात करते हैं डार्क वेब के उभार की। ईयर 2010 में इसकी शोहरत और काम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, क्योंकि डार्क वेब इंटरनेट का एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जहां तमाम इलीगल काम किए और करवाए जाते रहे हैं, जिनमें ड्रग्स, वेपन्स की खरीदो फरोख्त के साथ साथ टारगेट किलिंग करवाने तक का काला धंधा यहीं पर डील किया जाता है। इसके अलावा यहाँ ऐसे ऐसे खतरनाक काम भी होते हैं जिनका जिक्र करना भी मुश्किल है। यहाँ लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इलीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं ताकि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट से बचा जा सके। नाजरीन, डार्क वेब को हर आम बंदा इजीली ब्राउज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर्स के बजाय दूसरी तरह के ब्राउजर्स यूज किए जाते हैं जो बहुत सारे सर्वर्स के जरिए कनेक्टेड होते रहते हैं, जिससे यूजर्स की आइडेंटिटी छुप जाती है। और इन्हीं में एक टॉर ब्राउजर भी है। नाजरीन, 2010 से ही डार्क वेब का रुझान बढ़ गया है, क्योंकि इसी वक्त में क्रिप्टो करेंसी का भी रुझान बढ़ा और लोग तेजी से इलीगल काम क्रिप्टो करेंसी पर करने लगे। इसकी वजह है कि क्रिप्टो करेंसी को इतनी आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। डार्क वेब का सिस्टम बहुत अच्छे से बनाया जा चुका था और पेमेंट का सिस्टम भी सेट था। अब एक बड़ी डार्क वेबसाइट को बनाना था जो ये सारे काम इजीली कर सके। सबसे पहली वेबसाइट सिल्क रोड नाम की बनी थी, जो काफी कामयाब वेबसाइट थी। ये फरवरी 2011 में बनाई गई थी और इसे एक साल में ही 1 लाख से ज्यादा कस्टमर्स ने यूज किया। और फिर तकरीबन 2 साल बाद इसका मालिक पुलिस के हाथ लग गया और ये वेबसाइट बंद कर दी गई। क्योंकि डार्क वेब का काफी नाम और डिमांड बढ़ गया था, लिहाजा काफी सारी और डार्क वेबसाइट्स बनने लगी, जिनमें टॉप पर सिल्क रोड 2.0 और एवोल्यूशन नाम की वेबसाइट्स शामिल हैं। इन वेबसाइट्स पर कस्टमर सेल एंड परचेज के मकसद से अपने बिटकॉइंस प्लेटफॉर्म को देते और प्लेटफॉर्म अपना मुनाफा काट कर बाकी सेलर को दे देता। इन वेबसाइट्स के कुछ स्कैम्स भी सामने आए, क्योंकि ये वेबसाइट्स ऑनलाइन काम करती थी, यानी सेलिंग परचेजिंग ऑनलाइन होती, लिहाजा कुछ प्लेटफॉर्म्स तो कस्टमर से पैसे लेकर ही वेबसाइट बंद करके भाग जाते। और इन स्कैम्स की कंप्लेंट्स करना भी रिस्की होता, और वैसे भी डार्क वेब में कोई किसी की आइडेंटिटी जानता ना होता था, लिहाजा कंप्लेन करना भी बेकार था। डार्क वेब्स पर शुरू में काफी मसले होते रहते थे, जैसे एग्जिट स्कैम्स, हैकिंग और अक्सर डीलर्स का भी पकड़े जाना। इन सब से हटकर आखिर 2014 में डार्क वेब पर एक बड़ी अल्फाबे नाम की वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट को बनाने वाले और इसको इस्तेमाल करने वाले का ना ही किसी को नाम पता था और ना ही लोकेशन। उसने अपना नाम Alpha02 बताया था। नाजरीन, शुरुआत में इस डार्क वेब पर चोरी होने वाले क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन सेल की जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ दूसरे चोरी वाले प्रोडक्ट्स की सेल, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स परचेज सेल का काम भी शुरू हो गया। कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन शेयर करना अभी भी इस वेबसाइट पर अलाउ नहीं था, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज और चोरी हुए वे रशियन बैंक अकाउंट्स की डिटेल, क्योंकि शायद इस वेबसाइट को चलाने वाला रशियन लॉ एजेंसी से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, या ये भी मुमकिन था कि वो यूएस एजेंसीज को दिखाना चाहता था कि वो रशियन है और रशिया से ही ये नेटवर्क चला रहा है। नाजरीन, एक ही साल में अल्फाबे की वेबसाइट बहुत हाईलाइट हो गई। यहाँ 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स और 40,000 से ज्यादा सेलर्स इस वक्त तक मौजूद थे। ये एक तरह का ब्लैक बिजनेस था। यहाँ 2017 तक के अरसे में 3 लाख से ज्यादा आइटम्स मौजूद थे और डेली $5 लाख से ज्यादा की सेल हो जाती थी। इस वेबसाइट का ओनर यानी Alpha02 महीने के $6 लाख कमाने लगा और इस वेबसाइट का किंग बन गया। यानी ये पहली कामयाब वेबसाइट थी जो डार्क वेब के बावजूद अब अपने डीलर्स के लिए ट्रस्टेबल बन चुकी थी। नाजरीन, इसी डार्क वेब के बादशाह यानी Alpha02 को पकड़ने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसकी तलाश थी। अमेरिकन एजेंसीज इस डार्क वेब के डिफरेंट आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उसकी लोकेशन और डेटा के जरिए इस वेब को बंद करना चाहते थे, और शायद वो इसी तरीके से डार्क वेब के किंग तक भी पहुंचना चाहते थे। नाजरीन, जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया गया कि डार्क वेब के आईपी और सर्वर को छुपाने के लिए
टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे ऑटोमेटिक सर्वर्स चेंज होते रहते हैं और एग्जैक्ट आईपी एड्रेस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से वो अल्फा बे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने एक तरकीब से अल्फा बे पर नॉर्मल कस्टमर बन के ड्रग्स खरीदने की प्लानिंग की, लेकिन इससे तो सिर्फ डीलर ही पकड़ा जाता, और चूंकि वेबसाइट के ओनर का किसी को भी पता ना होता, लिहाजा अल्फा 02 तक पहुंचना इस तरीके से बिल्कुल मुमकिन ना था। वो बहुत एहतियात से इस वेबसाइट को चला रहा था और उसने इतने सालों में एक छोटी सी भी गलती ना की थी कि कोई अथॉरिटी उस पर हाथ डाल सके। लेकिन फिर 2017 में आखिरकार एजेंसीज को अल्फा 02 तक पहुंचने का एक रास्ता मिल ही गया। DEA एजेंसी के एक ऑफिसर को अपने पीसी पर एक ईमेल मौसूल हुई, जिस ईमेल में अल्फा 02 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी, और ये ईमेल किसी अननोन की तरफ से आई थी। नाजरीन, आपको पता ही होगा कि जब कोई भी अकाउंट साइन अप होता है तो एक वेलकम ईमेल भी रिसीव होती है। ऐसे ही एक वेलकम ईमेल 2014 में भी इन्हें मौसूल हुई थी, और इस ईमेल का एड्रेस कुछ इस तरह था, और ये ईमेल एड्रेस भेजने वाले ने सेव किया हुआ था, जिसे उसने DEA के ऑफिसर रॉबर्ट के साथ शेयर किया था। अब ये ईमेल एड्रेस भेजने वाला अल्फा 02 का कोई दुश्मन था, कस्टमर था या डीलर, इसका अभी कुछ पता ना था। अब अथॉरिटीज को सबसे अहम इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। इस ईमेल एड्रेस से बहुत सी वेबसाइट्स पर साइन अप किया गया था, और ऐसे ही एक वेबसाइट पर एलेक्स नाम से किसी ने इस ईमेल के जरिए साइन अप किया था। यूं इन्वेस्टिगेशन टीम को इस एलेक्स नाम के शख्स की 2008 और 2009 की कुछ फोटोज भी मिल गई थीं, जो शायद अल्फा 02 की ही थीं। इसके अलावा एलेक्स के अकाउंट पर उसकी रिहाइश और उसका होम टाउन कैनेडियन रेजिडेंसी का शो हो रहा था। नाजरीन, मजीद सर्च करने पर उसकी कुछ पोस्टिंग्स भी नजर आईं, जहां उसने अपना यूजर नेम अल्फा 02 शो किया हुआ था, और उसका रियल नाम भी साथ ही शो हुआ था। उसको मजीद सर्च किया तो लिंक्डइन पर भी वो अपनी रियल प्रोफाइल और नाम के साथ एडिट था, और उसका प्रोफेशन सॉफ्टवेयर डिजाइनर के तौर पर मेंशन था। उसका सबसे बड़ा क्लू फेसबुक पर मिला, जहां उसके साथ उसकी मंगेतर की पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन भी मिली, और उसकी प्रोफाइल शेयरिंग पर थाईलैंड के व्यूज और पिक्चर्स मौजूद थी, जिसका मतलब था शायद वो थाईलैंड में ही रहता होगा। इसी वजह से यूएस अथॉरिटीज बैंकॉक की अथॉरिटीज से मिली और उनसे एलेक्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन का पता लगाया, जहां से उन्हें ये भी पता चला कि एलेक्स ने बैंकॉक में बहुत सी प्रॉपर्टीज ले रखी थी। इस वक्त अथॉरिटीज की उस पर कड़ी नजर थी। उसका एक बड़ा विला था जहां वो अपनी थाई बीवी के साथ रहता था। इसके अलावा उसके बैंकॉक में काफी मालियत के विलाज और रिहाइशें थीं, और वो काफी अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहा था। और अब नेक्स्ट विला वो साइप्रस में खरीदने वाला था। वो अपनी लैम्बोर्गिनी में घूमता फिरता था, और एजेंट्स फुल टाइम उस पर नजर रखे हुए थे। वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था। उसकी रूटीन सुबह जल्दी उठने की थी, और वो सारा दिन ऑलमोस्ट घर पर गुजारता था। अब उसको अरेस्ट करने का काम शुरू कर दिया गया था, और एजेंसीज का मानना था कि वो इसको रंगे हाथों पकड़ें जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हो, ताकि कोर्ट में उस पर डायरेक्ट केस डाला जाए और उसके बचने का कोई चांस ना रहे। इस अल्फा बे डार्क वेब के अलावा यूरोप में एक और वेबसाइट भी चल रही थी, जिसका नाम हेंसा था, और ये अल्फा बे वेबसाइट की कॉम्पिटिटर भी थी। इसी दौरान हेंसा डार्क वेब के सर्वर का पता लग चुका था, और ये काम यूरोपियन एजेंसीज ने किया था। उन्होंने इस वेबसाइट का प्रूफ डेटा निकाला, और इसी में इसके एक डीलर की चैट पढ़कर उन्हें पता लगा कि हेंसा का मालिक जर्मनी में रहता है। यूं यूरोपियन अथॉरिटीज अब हेंसा के मालिक को पकड़ने के लिए जर्मन अथॉरिटीज से मिले और इसको पकड़ने की तैयारियां मुकम्मल करने लगे। दूसरी तरफ अमेरिकन अथॉरिटीज ने यूरोपियन और जर्मन अथॉरिटीज समेत 7 एजेंसीज तक ये बात शेयर की कि वो अल्फा बे को हमेशा के लिए बंद करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने वाला था, जिसे ऑपरेशन बेयोनेट का नाम दिया गया। यानी पहले उन्होंने यूरोप की हेंसा मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना था, और फिर बाद में अल्फा 02 पर हाथ डालना था। ये एक काफी स्मार्ट फैसला था। यानी अथॉरिटीज के प्लान के मुताबिक जैसे ही वो पहले अल्फा मार्केट बंद करेंगे, तो फौरन सब डीलर्स हेंसा मार्केट में आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी यूरोपियन अथॉरिटीज के अंडर होगी, और यूं काफी डीलर्स को आसानी से पकड़ा जा सकेगा। इसी सब में एलेक्स को इसका कुछ मालूम न था।
आखिर यूरोपियन अथॉरिटीज ने अपने एरिया की मार्केट पर रेड की और यूं जर्मनी की अथॉरिटीज ने वहां की मार्केट पर रेड की और यूं उनके मालिकान अरेस्ट कर लिए गए। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन था, लिहाजा इसके बारे में कुछ पब्लिक ना किया गया था। दूसरी तरफ अब बैंकॉक में एलेक्स को पकड़ने की तैयारियां एंड पर थीं। टारगेट के मुताबिक उसे रंगे हाथों काम करते हुए पकड़ना था। इसके लिए उन्होंने एक प्लान के मुताबिक एक खातून एजेंट को एलेक्स के विला के साथ गाड़ी ठोक कर एक्सीडेंट करने का कहा, जिससे अल्फा 02 उर्फ एलेक्स अपना सब कुछ छोड़कर बाहर निकलेगा और फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। यह दिन था 5 जुलाई 2017 का, जब यह प्लान एक्सीडेंट करवाया गया और सेम वैसे ही एलेक्स अपना लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर निकल आया। उसी वक्त कई ऑफिसर्स ने उसको उसके हाथ में पकड़े मोबाइल और लैपटॉप के साथ अरेस्ट कर लिया। लैपटॉप स्क्रीन पर उसका कंट्रोल पैनल खुला था और वो वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा था। उसके अलावा तमाम पासवर्ड्स और डिटेल्स कॉपी कर ली गई। इसके अलावा उसकी तमाम प्रॉपर्टी और करेंसीज भी जब्त कर ली गई। नाजरीन, एलेक्स ने नेक्स्ट डे कोर्ट में पेश होना था, लिहाजा उसने उससे पहले ही खुद को सेल में पंखे से लटका कर खुदकुशी कर ली। अल्फा बे के बंद होते ही सारे डीलर्स और कस्टमर्स हैंसा मार्केट पर शिफ्ट हुए और फिर उन्हें भी पकड़ लिया गया और फिर यूं हैंसा मार्केट को भी बंद कर दिया गया। नाजरीन, उसी दिन यूएस डिपार्टमेंट ने इस मिशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारी इंफॉर्मेशन और आउटकम से भी आगाह किया। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।